तो ध्यान, मैंने आप लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझाया था, थोड़ा बहुत याद होगा आप लोग को। उसमें 3 तरह के स्टेट थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि क्लर्गी मतलब पादरी वर्ग। दूसरा जो मैंने बताया था वो मोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब कि जो शासक वर्ग, जो राजा का परिवार था। और थर्ड स्टेट में बड़े बिजनेसमैन से लेकर लेबर, मजदूर, किसान जो थे सारे थे। मैंने ये भी आपको बताया था कि बेस्टेल का जो किला था, ठीक है, उस पर अटैक के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी में आपको समझा रहा, और उसमें 3 तरह की स्टेट भी मैंने आप लोग को समझा दिया था। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16 था। उसको जनता के सुख सुविधा से, देश के विकास से और चीजों से कोई मतलब नहीं। वो केवल अपना फायदा देखता था। देश में बहुत तरह के टैक्स थे। अब बेटा यहाँ जो आपका आवाज नहीं आ रही, इधर, ठीक है। तो जनता त्रस्त थी, ठीक है। पादरी लोग देश के लिए कुछ भी नहीं करते थे, प्रीस्ट लोग देश के लिए कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है। केवल पूजा पाठ कराने का काम था। फिर भी उनको क्या अधिकार था भाई, कि वो जनता से अलग अलग पर्व त्योहारों पे या फेस्टिवल्स पे वो टैक्स लेते थे। राजा का समर्थन था, ठीक है ना, राजा सपोर्ट करता था। नियम बना रखा था राजा ने कि पादरियों को यह अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि अब ब्राह्मणों को क्यों अधिकार था, क्योंकि ब्राह्मण का कानून बना हुआ था, ठीक है ना। देखिए, मैंने टैली भी बता दिया था, टीट्स भी बता रखा था, है ना। ये जो ब्रैकेट में है न्यू वर्ड्स, नए शब्द जो दिए हुए है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये भी मैंने बता दिया। स्टार्ट हुआ था, चलो लास्ट करें। द स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब ये था कि फ्रांस में खेती बाड़ी और जो था ना, वो बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। राजा राजा के सरदार या जो फ्यूडल्स होते थे, फ्यूडल सरदार मतलब फ्यूडल, ठीक है, और जितने पादरी थे वो ज्यादा से ज्यादा केवल राजा से टैक्स, सॉरी, जनता से टैक्स लेते थे। व्यापारियों से, आम जो भी डॉक्टर इंजीनियर थे उनसे, किसानों से, मजदूरों को हर जगह कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता था। एक तो खेती बाड़ी नहीं थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते जनता त्रस्त हो चुकी थी। अब मान लो कि जैसे कोरोना भी आ गया था, तो सबसे जरूरी काम क्या था कि 3 वक्त का अच्छा खाना सबको मिल जाए। कमाई बेशक ना हो, इतना इंतजाम सबको होता रहे, यही तो मेन काम था। हमारे घर का हो, आपके घर का हो, या किसी और का, है कि नहीं। तो यही स्थिति वहां थी, लोग सरवाइव ही नहीं कर पा रहे थे। जो गरीब थे वो खरीद के खा ही नहीं पा रहे थे। अब गरीब खरीद के खा ही नहीं पा रहा है तो विद्रोह करेगा ना। मान लो कि आप भूखे मरने लगे सड़क पे, तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं जाके लूट लोगे। मरने, अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं। तो वही हो रहा है, होने लगा। जनता में विद्रोह की बात होने लगी, है ना, रिवॉल्ट की बात होने लगी कि अब हम लोग विद्रोह करेंगे, ठीक है। तो एक इसमें सब्सटेंस क्राइसिस आया है वर्ड। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब कि लोगों को अपना पेट पालना मुश्किल हो जा रहा था। आजीविका संकट, आजीविका संकट का मतलब यह है, आजीविका या सब्सिस्टेंस का मतलब, जीविका आजीविका एक ही है बेटा, ठीक है। आजीविका या जीविका का संकट, जीविका या आजीविका का मतलब होता है कि जीने के, पर्दा गिर गया, कोई नहीं, तुमसे तो लगेगा भी नहीं। देखो,
तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस या जीविका संकट ये था कि लोग अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे थे, उनका इतना कमाई का साधन ही नहीं था, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि महंगे हुए या कॉस्टली हुए अनाज को या फूड को खरीद के खा सके। ठीक है, एक ये हुआ। आगे देखिए दूसरा, ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। देखो इसका क्या मतलब था। जो मिडिल क्लास था वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। मिडिल क्लास में बड़े व्यापारी भी थे, शिक्षक भी थे, प्रोफेसर भी थे, लेखक भी थे, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग थे। तो उन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि जो ये पादरी और फ्यूडल, मतलब कि जो प्रिस्ट और फ्यूडल लोग थे ना, या राज परिवार से संबंधित थे, जिनको टैक्स लेने का अधिकार था, किसी भी पादरी को और फ्यूडल या सरदार को टैक्स लेने का अधिकार था। दूसरा, वो टैक्स देता नहीं था राजा को कभी, वो अपने से लेता। तीसरा, हर तरह के टैक्स से मुक्त था और कोई भी अपराध करता था उसको कम सजा मिलती थी। कोई भी तरह के मौके आते थे कुछ भी काम करने के तो उसको पहले राइट मिलता था, बाद में किसी को मिलता था। बहुत सारी चीज जो उन्हीं को था राइट, पादरियों को और फ्यूडल्स। तो जो मिडिल क्लास जब ग्रो करने लगा, विकास करने लगा, तो उसने आवाज उठाई। मान लो बेटा जब पैसा वैसा नहीं होना तो आदमी दब जाता है किसी चीज में, लेकिन जब आपके पास भी लैम्बोर्गिनी आ जाएगी तो मजा ले, कोई बोल के दिखा दे थानेदार। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है कि लोगों के पास पैसा आने लगा, लोग अपने अधिकारों को जानने लगे। वो बोला कि जब वो आदमी हमसे कम पढ़ा लिखा है, कोई भी पादरी या प्रिस्ट हमसे कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, हमसे कम मेहनत करता है, समाज को, देश को हमसे कम देता है, कोई ना टैक्स देता, हमारे टैक्स से देश चल रहा है, तो उसको ज्यादा अधिकार क्यों मिले हैं, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। ये मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास बोलने लगा, आवाज उठाने लगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मिडिल क्लास था इसमें पढ़े लिखे लोग सबसे अधिक थे। तीन ई स्टेट जितने भी थे हमारे, तीन वर्ग थे, तीनों वर्गों में ये जो थर्ड वर्ग था इसमें मिडिल क्लासेस सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के किस देश में कैसी शासन व्यवस्था है, जनता को कितना अधिकार मिला है, किसको क्या राइट है, ये सब लोग वो जानते थे। और इस बात को लेके जनता के बीच भी फैलाने लगे, जनता को भी ये सारी बातें बताने लगे, और जनता भी उन मिडिल क्लास लोगों के साथ। मान लो अभी पानी की सप्लाई ना आ रही, ठीक है, यहाँ पे गांव में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि सिस्टम में कहाँ फेल्योर है, किसके पास जाएंगे तो बात बनेगी, और बोले कि भाई पानी से जिसको जिसको दिक्कत है चाहिए, चलो मेरे साथ हम लोग आंदोलन करेंगे, ये हमारा राइट, हमको मिलना चाहिए। सब लोग उस आदमी के साथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको भरोसा है कि वो तेज आदमी है, उसको जानकारी है, नॉलेज है, और वो हमको हमारे अधिकार दिलाएगा। तो जितने भी मजदूर, किसान, गरीब लोग थे, सारे के सारे उसके साथ हो गए। ठीक है, किनके साथ? मध्य वर्ग के साथ या मिडिल क्लास लोगों के साथ। अब देखिए क्या होता है। इसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े लेखक हुए, विद्वान हुए। तो रूसो जो था उसने कहा कि कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। रूसो ने एक किताब लिखी, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। बहुत बड़ा विद्वान, लेखक, राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा जनक, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा जानकार, फ्रांस का था। तेज बोलो। बिल्कुल, और क्या, हमारे ऋषि महर्षि भी कम विद्वान थे क्या?
हमारी बात समझ में नहीं आई मुझे। राजा महाराजा सब कुछ थे हम लोग के समय, ऐसा शासन तो यहाँ पर भी चलता था, लेकिन मेन तो अंग्रेज ही थे, बात समझ रहे हो ना। और किसी भी तरह का जो आंदोलन आप कर रहे, हाँ, मिडिल क्लास जो था वही आंदोलन का पार्टिसिपेशन कर रहा था। सारे वही तो थे, कांग्रेस में जो लीडर थे। हमारी पूरी आजादी की लड़ाई, ठीक है ना, आप मान के चलो कि 1920 से लेकर के 1947 तक चले, सपोज ये पूरी की पूरी जो लड़ाई चली मिडिल क्लास ने तो ही लड़ी। कांग्रेस वकीलों की पार्टी थी, बैरिस्टर लोगों की, ठीक है, सारे पढ़े लिखे। महात्मा गांधी कोई कम पढ़े लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू सब पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जब आए ना, कांग्रेस पहले बड़े लोगों की ही बात करता था, व्यापारियों की बात करेगा, पढ़े लिखे लोगों की बात करेगा। लेकिन महात्मा गांधी जब आते हैं तो क्या होता है कि गरीब जनता, गांव की जनता, गांव के लोगों की समस्याएं भी सामने, समझ रहे, सारे पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे तो सारे। क्या नहीं किया था? सब बन रहा है बेटा, किसने बोला? ठीक है। तो रूसो ने द स्पिरिट ऑफ लॉ किताब लिखी और उसमें बताया कि जो शासन है, ठीक है ना, वो सरकार और लोगों के बीच एक समझौते की तरह होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। मान लो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कहा कि भाई इस इंस्टीट्यूट का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, देखना उखना, किससे कितना फीस लेना है, क्या लेना, वो आप देखो, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप क्या किए, घपला कर गए, तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया ना। फिर आपकी गुद्दी और मेरी कोहनी, बेगदागद, है कि नहीं? फिर आपके कहीं अगर डोले वाले कोई भैया आ गए तो फिर मैं सीधे साइकिल में बैठ के घर की तरफ पैसे भूल जाऊंगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ ये मैंने रूसो के बारे में बताया। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू एक फ्रांस का एक और भी बहुत बड़ा विद्वान था। तो मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. मोंटेस्क्यू वो पहला इंसान था पूरी दुनिया में जिसने 3 स्टेज पर जो गवर्नमेंट माने जो पावर है वो 3 जगहों पे बटी होनी चाहिए। ऐसी सरकार हो जहां पे पावर लेजिस्लेटिव, मतलब कि एमपी एमएलए कानून बनाते हैं ना, उनके पास। एग्जीक्यूटिव, जो आईएएस आईपीएस जितने अधिकारी लोग होते हैं जो उनका लागू कराते हैं। अगर मान लो सरकार ने कानून बनाया है कि आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको सजा मिलेगी, तो कौन लागू करा रहा है? पुलिस लागू करा रही है ना। तो पुलिस पकड़ेगी ना, आपको अरेस्ट करेगी, सारा काम करेगी। ज्यादा अगर सच नहीं बताया तो दबा के 2-4 पाइप भी, डंडे अच्छे वाले। उसके बाद जुडिशरी भी होगी कि अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसको सजा भी मिलेगी। तो ये मोंटेस्क्यू ने बोला कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जिसमें पावर 3 जगहों पे बटा होना चाहिए। लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाले अलग लोग होंगे, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू कराएंगे, और जुडिशरी कि जो इस कानून को तोड़ेगा उसको सजा देंगे। कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऐसा ही है ना, ठीक है। दिस मेथड ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। यूएसए में, अमेरिका में इस तरह का शासन अपना लिया गया। After the 13 colonies declared their independence from Britain, the American Constitution and its guarantees of individual right was an important example of political things of France. पहले पूरा का पूरा यूएसए या अमेरिका, ठीक है, इतनी लंबी छींक, खतरे की निशानी। पूरा का पूरा अमेरिका ब्रिटेन के कब्जे में था। 13 राज्य, 13 राज्य या कॉलोनी समझ लीजिए, उपनिवेश लिखा होगा वहां पे। 13 उपनिवेश जो थे वो आजाद हो गए अमेरिका के, ब्रिटेन से अपने आप को आजाद कर लिया उन्होंने। और जो जो राज्य आजाद हुए ना, उन्होंने बोला कि हम फ्रांस की तरह सरकार बनाएंगे, जैसा मोंटेस्क्यू ने बोला था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हर 2 मिनट पे क्वेश्चन बोलो। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि जब टैक्सेस में वृद्धि की बात हुई तो सारी की सारी जनता है ना सरकार के खिलाफ होने लगी।
लोगों में ज्यादा गुस्सा फैलने लगा और विद्रोह करने के लिए जनता तैयार होने लगी। हुआ क्या उसके बाद देखिए, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति का विस्फोट। ठीक है, देखिए लुई 16 had to increase taxes for reason, ये हमें पता है। In the France, in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. फ्रांस में ऐसा था कि राजा केवल सोच करके, केवल अपने द्वारा टैक्सेस को नहीं लागू कर सकता था, टैक्स में कोई वृद्धि नहीं कर सकता था। Rather, he had to call a meeting of the State General, which could then pass his proposal for new taxes. देखो, स्टेट जनरल मैंने शायद मिस कर दिया क्या? आप लोग को स्टेट जनरल के बारे में नहीं बताया मैंने? ठीक, अभी बताओ। स्टेट जनरल एक तरह का पार्लियामेंट था फ्रांस का, जहां पे तीनों स्टेट के लोग आते थे और कोई भी मुद्दा हो, कानून बनाना हो, तो तीनों लोगों की सपोर्ट से कानून वो बनता था। लेकिन वहां पर जो प्रिविलेज था, जो राइट था, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों की बात ज्यादा सुनी जाती, थर्ड स्टेट को अधिकार था क्या पाओ, लेकिन उनकी ज्यादा वोटिंग का मतलब था नहीं। तो उसी तरह जब फ्रांस में लुई 16 ने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई, उस पार्लियामेंट को स्टेट जनरल कहा जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब मीटिंग बुलाई गई तब क्या हुआ वो देखिए, उसने प्रपोजल रखा, न्यू अपने नए जो भी योजनाएं थी उसको, नीतियों को रखा कि टैक्सेस, नए टैक्स लगाए जाएंगे, नए कर लगाए जाएंगे। अब क्या हुआ, द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी इन विच द थ्री स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जैसा मैंने आपको बताया, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब एक संसद या पार्लियामेंट के जैसा था, जहां पे तीनों स्टेट से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते थे। ठीक है, जो मजदूर, किसान, व्यापारी, लेखक, शिक्षक होंगे वो थर्ड स्टेट से, जो फ्यूडल्स और राजा के लोग होंगे वो सेकंड से, और पादरी लोग फर्स्ट स्टेट से अपने कुछ लोगों को चुन के वहां भेजते। ठीक है, हुआ क्या, however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1640. मोनार्च को बेटा, मतलब कि राजा को यह अधिकार था कि वो खुद से जब चाहे तब ये मीटिंग बुला सकता था, कभी भी बुलाए, कोई नियम कानून नहीं था। और ऐसा लास्ट मीटिंग कब हुआ था? 1614। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal of new taxes. 5 मई 1789 1789 को लुई 16 ने मीटिंग बुलाई कि नए टैक्स का जो प्रस्ताव है, प्रपोजल, वो पास किया जाए। मीटिंग बुलाई सब लोगों की, स्टेट जनरल की। देखिए क्या होता है, और resident hall in Versailles was prepared to host the dialogue. Delegates, the first and second state sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. Okay? The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. Okay? However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which were the representative had brought with them. मीटिंग बुलाई गई,
मीटिंग में हुआ क्या कि 300 लोग, 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकेंड स्टेट के, और 600 मतलब 600 रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के बुलाए गए। फर्स्ट और सेकेंड वालों को बैठने की जगह दी गई हॉल में, और जो थर्ड स्टेट के थे वो पीछे खड़े थे। और उसमें भी थर्ड स्टेट में कौन लोग रिप्रेजेंटेटिव थे? जो पढ़े लिखे थे, शिक्षक थे, एजुकेटेड लोग थे, धनी मनी व्यापारी थे, वो लोग थे। और वो लोग गरीब जनता की, मजबूर लोगों की, जितने लोगों की प्रॉब्लम थी, ग्रीवांसेज मतलब शिकायतें, याद रखिएगा, ग्रीवांस मतलब की शिकायत, उन शिकायतों का 40,000 पत्र लेकर आए थे। ग्रीवांसेज का 40,000 लेटर अपने साथ धो करके ले आए थे दिखाने के लिए। अब क्या हुआ देखो, voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but member of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member could have one vote. This was one of the democratic principles put towards by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? रूसो ने, याद रखिएगा, 1 नंबर में आपका टीचर देगा, जरूर देगा। When the king rejected the proposal, member of third state walked out the assembly in protest. फैन बंद करते हैं। पहले क्या था? नियम था कि हर स्टेट अपना एक वोट देगा। अब फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर, सेकेंड स्टेट के भी 300 मेंबर, ठीक है, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर। नियम यह था कि मेंबर का कोई मतलब नहीं, एक हाउस हो गया फर्स्ट स्टेट का, दूसरा सेकेंड और तीसरा थर्ड, तो जिसको भी 2 स्टेट का सपोर्ट मिल जाएगा, है ना, हर एक स्टेट का एक वोट होगा। जैसे राज्यसभा लोकसभा हमारे पास होती है ना, लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। तो हम कहें कि सब मेंबर लोगों का वोट मैटर करना चाहिए, तो वहां पर नियम क्या था? मेंबर नहीं, हाउसेस का, मतलब कि ग्रुप का। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो वोट देगा वही होगा। भाई इस बार थर्ड स्टेट वाले गुस्से में आ गए और कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये नियम नहीं चलेगा। मेंबर्स जो वोट करेंगे, हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। 1200 मेंबर टोटल हो गए, 300 300 और प्लस 600, तो मेंबर्स का होना चाहिए। राजा ने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसी बात के प्रोटेस्ट में जो थर्ड स्टेट वाले थे वो वहां से बैकआउट कर गए, बहिष्कार करके बाहर निकल गए, और बाहर निकलते ही क्रांति की शुरुआत हुई। देखो कैसे। देखो, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट में, इसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने पूरे देश को संबोधित किया, पूरे देश के लोगों के सामने अपनी बातें रखी। On 20 June, they assembled in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles. वर्साइल के टेनिस ग्राउंड पे, जो इंडोर मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था, वहां पर एक अपना हॉल असेंबल किया, मतलब वहां पे मीटिंग बुलाई। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abby Shea. Okay, Mirabeau was born in the noble family, but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled in Versailles. वर्साइल फ्रांस की एक
राजधानी, सॉरी एक क्या मतलब राजधानी थी, ठीक है। वहां पर स्टेट जनरल की बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं बैकअट करके थर्ड स्टेट के लोग, और एक टेनिस कोर्ट होता है, टेनिस खेलने वाला जो मैदान नहीं होता वो होता है, इंडोर मतलब घिरा था, वहां पर वो जाते हैं और वैसी को अपना एक हॉल डिक्लेयर कर देते हैं, बिल्डिंग। और वहां पे कहते हैं कि जब तक हम लोग फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख लेते तब तक यही नेशनल असेंबली रहेगी, मतलब कि राष्ट्रीय सभा रहेगी, यहीं से सारा पूरे देश का शासन हम लोग चलाएंगे। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जिसमें मोनार्च की पावर को कंट्रोल किया जाए, उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया जाए, ठीक है। इसमें मिराबो एक लीडर था, थर्ड स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था, और दूसरे का क्या नाम था, एबे सैज, एबे, एबे और मिराबो दो, आबे सी है, अच्छा आबे, क्या था मैं बता रहा हूँ, फ्यूडल था, जो सेकेंड स्टेट था ना उसी के परिवार से था वो, लेकिन ये है ना फ्यूडल सिस्टम की या कुलीन वर्ग की शक्तियों को सीमित करना चाहता था, वो उसके खिलाफ था, ठीक है। और मैं अब इससे ज्यादा पढ़ाने के खिलाफ, आज इतना ही। ओके, कल कराएंगे बेटा अब।